नमस्कार। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों के लिए फिर से एक नया अपडेट लेकर आया हूं, जो आपका सवाल है आपके जहन में उन सब के आंसर दे देगा। और आज मैं यही बताऊंगा कि जो ये गवर्नमेंट है, ये वित्तीय आपातकाल लगाने की कोशिश में है और वो लग के रहेगा। कैसे, वो मैं बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे जो अपडेट है आपकी नौकरी का, आपको क्या मिलेगा, जनरल आदमी का क्या हुआ है इन लॉकडाउन के टाइम में और क्या होगा आगे, पूरा मैं आपको अपडेट बताऊंगा। नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा, कितनी नौकरी का जाने के चांस हैं, कहाँ आपको नौकरी मिलेगी आगे आने वाले समय में। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो हमें हमारे अंदर एक आमूल चूल परिवर्तन आया है। शहरी बेरोजगारी दर में 22% इजाफा होने की आशंका है। अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के मुताबिक, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जो अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र है उनका ये आंकड़ा है कि शहरी बेरोजगारी दर जो है वो 22% गिर सकती है, यानी कि उसमें इजाफा हो सकता है। ठीक है, 22% और बढ़ सकती है। फिर है, असंगठित क्षेत्र से जुड़े 40 करोड़ श्रमिक गरीबी में फंस सकते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आंकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 8 से 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है निर्यात ठप होने के कारण। देश भर में घरेलू हिंसा की दर 95% बढ़ गई है। ठीक है, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि हम सब लोग अलग अलग रहना चाहते हैं, एक एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, हम इकल खुरे हो गए हैं। तो ये आंकड़ा है 95% घरेलू हिंसा देश भर में बढ़ गई है। फिर है 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी पर संकट, आईएलओ के अनुसार। ये भी मेरा आंकड़ा नहीं है, आईएलओ का आंकड़ा है। आईटी समेत अन्य क्षेत्रों की कंपनी में आर्थिक मंदी का अनुमान। ठीक है, केवल आईटी जो कंपनी है उस क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी में मंदी का अनुमान। अब है ये भी मेरा नहीं है, ये भी फिक्की के अनुसार है। फिक्की के मुताबिक 4 करोड़ नौकरियों के जाने का खतरा है। अब आप लगाइए, फिक्की कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है, तो 4 करोड़ नौकरियों जाने का खतरा है। पिंच रेटिंग के अनुसार, ये भी मेरा मेरा आंकड़ा नहीं है, जो पिंच रेटिंग है उसके अनुसार है। आर्थिक विकास दर 4.9% से घटकर सिर्फ 0.8% रहने का अनुमान। ठीक है, जो हमारी जीडीपी है, विकास दर है, वो केवल 0.8% रह सकती है। ठीक है, तो ये तो है आपका लेखा जोखा कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या हो सकता है। तो अब मैं यही कहूँगा कि जो लेटेस्ट अपडेट है आपके जीवन का, ये मैंने कुछ बताया। अब इसके ऊपर मैं और बताता हूँ। जो आपके नौकरी देने वाले सबसे बड़ा संगठन गवर्नमेंट होता है, और गवर्नमेंट की स्थिति ये है, और ऊपर से आपातकाल लगने वाला है, तो अब आप खुद समझ जाइए कि क्या स्थिति होगी। ये मैं आपको डराया धमका नहीं रहा हूँ कि भाई, ये मैं आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूँ एक ट्रू मैसेंजर के नाते। ठीक है, कि आगे आने वाला समय आप सब लोगों के लिए कितना अच्छा या कितना बुरा हो सकता है। जो नौकरी पेशे वाले हैं उनके लिए क्या क्या हो सकता है अभी बताऊंगा मैं, वित्तीय आपातकाल लग गया तो। और जिनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास तो है नहीं, लेकिन उनको खाना पीना मिलता रहेगा ऊपर वाले की दुआ से। ठीक है, तो आपातकाल में दिक्कत सभी को आएंगी, और इस समय में आ रही हैं सभी को दिक्कतें, कोई भी खुश नहीं है। अब जब 95% घरेलू हिंसा बढ़ जाए, तो इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो, आप सब लोग जान सकते हैं। यह अब ये देखिए, वित्तीय आपातकाल में जो मैं आपको बताना बहुत जरूरी है।
एक संस्था है आपकी CAMC को गवर्नमेंट के आदेशानुसार जैसा बताया गया है, उसने गवर्नमेंट के इशारे से यह मांग की है कि देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाए क्योंकि देश संकट में है। तो वित्तीय आपातकाल से फायदा क्या होगा गवर्नमेंट को, वो मैं आपको बताता हूँ। वेतन और भत्तों में कमी के मिलेंगे अधिकार। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि आपातकाल लागू किया जाता है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कमी करने के अधिकार मिल जाते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। केंद्र को वित्तीय मामले में इससे भारी राहत मिलती है। सभी राज्यों के वेतन भत्तों और पेंशन को रोका जा सकता या कम किया जा सकता है। 2019-20 के लिए यह राशि लगभग 9 लाख करोड़ रुपए केंद्र के असैन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का खर्च लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए है। आपातकाल लागू करने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कटौती करने की छूट मिल जाएगी और 11.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को खर्च करना पड़ता है। यदि इसमें 20% की भी कमी की गई तो सरकार को 2.30 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। तो ये तो इनको करना ही करना है, 20 से 30% या 50% भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू करने पर सरकार को वित्तीय स्वामित्व के सभी मानक लागू करने के अधिकार केंद्र एवं राज्य में मिल जाते हैं। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों पर वित्तीय स्वामित्व लागू कर सकती है। राज्यों के बजट भी केंद्र सरकार को पारित करने के अधिकार मिल जाते हैं। तो जिस भी राज्य में जो भी सरकार इसका विरोध करेगी तो वो सरकार गिर जाएगी, तो वो सरकार केंद्र के पास आ जाएगी। ये होता है वित्तीय आपातकाल में। और 73 ईयर में किसी भी सरकार ने वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया। अभी तक 3 आपातकाल भारत में लागू किए गए हैं, जिनमें 1962 चाइना वार, 1971 पाकिस्तान वार और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया गया था। आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जिसमें अपराधों में दी गई सजा और जीवन का अधिकार छोड़कर सभी मौलिक अधिकार नागरिकों के निलंबित हो जाते हैं। तो आपातकाल में हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है, केवल वो 2 छोड़कर। तो ये स्थिति हो जाएगी, मतलब पूरा कंट्रोल आपके गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोरोना की महामारी के बाद देश में संकट के हालात हैं। अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। अभी अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं की तरफ से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ठीक है, मेरा संकेत नहीं है ये, ना मैं बोल रहा हूँ, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से भारत के वित्तीय आपातकाल लागू होने की संभावनाएं बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल फॉर अकाउंटेबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। किसने? सेंट्रल फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज CAMC ने 26 मार्च को एक याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। इस याचिका के दायर होने के बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही देश में आर्थिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान लागू करने के अधिकार हैं। राज्यसभा में केंद्र सरकार का स्पष्ट बहुमत नहीं है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोनों सदनों में वित्तीय आपातकाल के प्रस्ताव को मंजूरी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि सरकार की पहल पर उपरोक्त संस्था ने, देखिए, सरकार की पहल पर उपरोक्त संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वित्तीय आपातकाल लागू करने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो ये है पूरा मैटर। गवर्नमेंट की मंशा के बिना कोई कभी कुछ नहीं होता है। तो ये गवर्नमेंट की मंशा है, तभी इस संस्था को बोला गया है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो अब यहाँ बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी से कि जो DSSB की बात कर रहे हैं बच्चे, उनका क्या दोष है? वो तो ये मांग करेंगे अपनी
ज्वाइनिंग के लिए और अपनी एग्ज़ाम के लिए, अपने रिजल्ट के लिए, अपनी वेटिंग लिस्ट के लिए। लेकिन ये पॉसिबल होगा कैसे, उसको हमें सोचना है। आप सबको सोचना है कि ये पॉसिबल कैसे होगा। ये पॉसिबल जब ही होगा जब ये आर्थिक मंदी और जितने भी ये वित्तीय आपातकाल लगने की जो बात हो रही है, ये सब हटेंगे, तब जाकर ये होगा। और इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो 1 साल के लिए बिल्कुल बांध ही दिया है, ठीक है, क्योंकि सैलरी कटेगी हर महीने और 5% एक मतलब एक दिन की सैलरी कटेगी, और आपका जो आपका डीए है, एरियर है, वो अगले जून तक नहीं मिलेगा, कुछ भी ना बढ़ेगा ना वो उसका एरियर मिलेगा। ये तो अभी बहुत ही छोटा है स्टेप लिया है। और जो मैंने बताया था आपको, इतनी नौकरी कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ आएंगी, कैसे आएंगी, ये आप सब लोग खुद मनन कीजिए कि कैसे हो सकता है। एक दूसरे पर छीटाकती करके या मुझे गाली देकर कुछ नहीं होगा। मैंने आपको आज वस्तु स्थिति से बिल्कुल क्लियर क्लियर कर दिया है, बिल्कुल पूरा का पूरा, कि स्थिति क्या होने वाली है। अब आगे आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे लेते हैं। कमेंट जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।